चैप्टर नंबर 8 गति मोशन। हमारे दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को गतिशील तथा कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में देखते हैं। जैसे पंछी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, सिराओं और धमनियों में रक्त का प्रभाव होता है तथा मोटर गाड़ियाँ चलती रहती हैं। ग्रह, तारे, परमाणु, अणु और आकाश गंगाएं सभी गतिशील हैं। हम मानते हैं कि कोई वस्तु तभी गति करती है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित कर लेती है। लेकिन फिर भी ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति की अस्तित्व के अनेक अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अंदाजा पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने व धूल कणों के उड़ने से लगाते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन होने के क्या मुख्य कारण है? क्या यह परिवर्तन पृथ्वी की गति के कारण होते हैं? यदि यह कथन सही है तो हम पृथ्वी की गति का अंदाजा प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते? किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिमान प्रतीत हो सकती है, जबकि दूसरों को स्थिर गतिशील बस के यात्रियों को सड़क के किनारों पर लगे पेड़ पौधों के पीछे की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। जबकि दूसरी ओर सड़क के किनारे खड़े एक व्यक्ति को बस के साथ यात्री भी गति करते हुए प्रतीत होते हैं। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ यात्री अपने साथी यात्रियों को विराम अवस्था में पाता है, हमारे ये अवलोकन किस ओर इंगित करते हैं? गतियां बहुत जटिल होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्त पथ पर गति कर सकती हैं। यदि कुछ घूर्णन कर सकती हैं तो कुछ कंपन भी कर सकती है। ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो सकती है जिनमें ये दोनों क्रियाएं साथ साथ हो। इस अध्याय में हम सर्वप्रथम सीधी रेखा में गति कर रही वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह के विभिन्न गतियों को साधारण समीकरणों और ग्राफों द्वारा व्यक्त करना भी सीखेंगे। इसके बाद हम वृत्तीय गति के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। क्रियाकलाप 1, आपकी कक्षा की दीवार गतिमान है या विराम अवस्था में है, इस पर चर्चा कीजिए। क्रियाकलाप 2, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जिस रेलगाड़ी में आप बैठे हैं वह गति करती हुई प्रतीत होती है जबकि वास्तव में वह विराम अवस्था में होती है? इस बिंदु पर चर्चा कीजिए और विभिन्न विचारों को आदान प्रदान कीजिए। सोचें एवं करें। कभी कभी हम अपने आसपास की वस्तुओं के गतिमान होने के कारण खतरे में पड़ जाते हैं, विशेषतः तब जब वह गति अनिश्चित व अनियंत्रित हो, जैसे कि बाढ़ वाली नदी, तूफान या सुनामी में देखा गया है। जबकि दूसरी ओर नियंत्रित गति मानव की सेवा में सहायक सिद्ध हो सकती है, जैसे पानी के द्वारा विद्युत उत्पादन करना। क्या कुछ वस्तु के अनियमित गति का अध्ययन करना तथा उन्हें नियंत्रित करने के उपायों के विषय में जानना आवश्यक है? गति का वर्णन। हम किसी भी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त कर सकते हैं। आइए हम इसे दिए गए उदाहरण के द्वारा समझें। मान लीजिए कि किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति का निर्धारण रेलवे स्टेशन के सापेक्ष किया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन एक निर्देश बिंदु का कार्य कर रहा है। हम दूसरे विभिन्न निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए आवश्यक इस निर्देश बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। सरल रेखीय गति सबसे सरल गति होती है। हमें सबसे पहले किसी उदाहरण के माध्यम से इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है। कोई वस्तु अपनी गति बिंदु ए से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु कह सकते हैं। माना कि बी, सी और डी बिंदु विभिन्न क्षणों में वस्तु की स्थितियों को व्यक्त करते हैं। पहले यह बी और सी से गुजरती है तथा अंत में डी बिंदु पर पहुंचती है। इसके बाद यह उसी पथ सी से गुजरते हुए बी तक वापस पहुंचती है। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी AD प्लस DB है, अर्थात 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर इक्वल टू 95 किलोमीटर। यह वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कुल दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें गति की दिशा अपेक्षा केवल अंक के मानों की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी राशियां भी होती हैं जिन्हें हम केवल उनके अंक के मान द्वारा ही व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि का अंक के मान उसका परिमाण होता है। उपरोक्त उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु की प्रारंभिक स्थिति A से उसकी अंतिम स्थिति B तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? इस दूरी से आपको D से गुजरते हुए A से B तक के विस्थापन का अंकीय मान प्राप्त होगा।
वस्तु के प्रारंभिक 0 अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्या किसी वस्तु के विस्थापन का परिमाण उसके द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? नीचे दिए गए उदाहरण को ले। ए से डी तक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है और विस्थापन का परिमाण भी 60 किलोमीटर है। ए से डी तथा पुनः सी तक तय की गई दूरी इक्वल टू 65 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर इक्वल टू 85 किलोमीटर, जबकि विस्थापन का परिमाण केवल 35 किलोमीटर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर तय की गई दूरी 85 किलोमीटर के समान नहीं होगा। हम पुनः देखेंगे कि वस्तु गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य भी हो सकता है, परंतु वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी। यदि हम यह मान लें कि वस्तु गति करते हुए पुनः ए तक जाती है तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है, अतः विस्थापन का परिमाण शून्य है। यद्यपि इस यात्रा में तय की गई कुल दूरी AD प्लस DA इक्वल टू 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर इक्वल टू 120 किलोमीटर है। अतः दो विभिन्न भौतिक राशियों दूरी एवं विस्थापन का उपयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु के आरंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति का पता लगाने में किया जाता है। क्रियाकलाप 3, 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए। आप बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारों से होते हुए जाइए। अब आप अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण को मापिए। क्या इन दोनों स्थितियों में आपको कोई अंतर दिखाई देता है? क्रियाकलाप 4, गाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने के लिए उनमें एक यंत्र लगा होता है। इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। एक कार भुवनेश्वर से नई दिल्ली लाई जाती है। इस कार में लगे ओडोमीटर के अंतिम और आरंभिक पाढ़्यांक के बीच 1850 किलोमीटर का अंतर है। भारत में सड़क मानचित्र को देखकर भुवनेश्वर तथा नई दिल्ली के बीच के विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए। एक समान गति और असमान गति। माना कि एक वस्तु सीधे रेखीय पथ पर चल रही है। मान लीजिए कि वह पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 60 किलोमीटर तथा चौथे घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है। ऐसी स्थिति में वस्तु प्रत्येक घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वह उस वस्तु की एक समान गति कहलाती है। इस तरह की गति में समय अंतराल कम या ज़्यादा हो सकता है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरणतः भीड़ वाली जगह से जा रही कार या पार्क में व्यायाम कर रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। क्रियाकलाप 5, 2 वस्तु ए तथा बी की गति से संबंधित आंकड़ों को यहाँ सारणी में दर्शाया गया है। सारणी को ध्यान से देखिए और बताइए कि वस्तु की गति समान है अथवा असमान। दोनों चित्रों में दी गई स्थिति को देखें। चित्र में यदि गेंद की गति 143 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका क्या अर्थ है? चित्र में दर्शाए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं? किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लगेगी। इनमें से कुछ तेज गति से चलती है तो कुछ धीमी गति से। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है तथा अलग अलग वस्तुएं भी समान दर से गति कर सकती हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहते हैं। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। यह ms के पावर -1 द्वारा दर्शाई जाती है। चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड तथा किलोमीटर प्रति घंटा। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए उसके केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, चाहे वस्तु की गति नियत हो या ना हो। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति करती है, इसलिए हम उनकी गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को उसके तय करने में लगे समय से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। औसत चाल इक्वल टू तय की गई कुल दूरी बाय दूरी तय करने में लगा समय। यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल भी इक्वल टू s/t। आओ इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। एक कार 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है।
कार पूरे समय 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नहीं चलेगी, कुछ समय या इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चाल से चली होगी। उदाहरण, दिशा के साथ चाल। किसी वस्तु की गति की दर और अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी निरूपित करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों बातों को व्यक्त करती है वेग कहलाती है। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल और गति की दिशा पर निर्भर करती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में असमान चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसकी गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का माध्यम प्राप्त करके औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। क्रियाकलाप 6, अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को मापिए। यदि आप मान लें कि आपके पैदल चलने की औसत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल की दूरी का आकलन कीजिए। क्रियाकलाप 7, बारिश के दिनों में बिजली के चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है और उसके कुछ समय बाद बादलों के गरजने की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? इनके मध्य समान अंतराल के एक स्टॉपवॉच से मापें। बिजली की चमक के निकटतम बिंदु की दूरी की गणना कीजिए। वेग में परिवर्तन की दर। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग समान रहता है। इस अवस्था में किसी भी समान अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यद्यपि असमान गति में वेग का मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग होता है। अतः किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा। एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन का माप त्वरण कहलाता है, अर्थात त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बाय लिया गया समय। वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग। इस प्रकार की गति त्वरित गति कहलाती है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक और यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक ms⁻² है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में गति करती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। किसी वस्तु का स्वतंत्र रूप से गिरना एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। क्रियाकलाप 8, आप दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की गतियों को देखते होंगे जिनमें प्रमुख गति की दिशा में त्वरण, गति की दिशा के विरुद्ध त्वरण, एक समान त्वरण, असमान त्वरण। क्या आप उपरोक्त प्रत्येक प्रकार की गति के लिए एक एक उदाहरण दे सकते हैं? गति का ग्राफीय प्रदर्शन। ग्राफ द्वारा कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक रूप से प्रदर्शित की जा सकती है। उदाहरण के लिए किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के दौरान किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर मैच के दौरान किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को प्राय ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया जाता है। जैसा कि आपने गणित में पढ़ा है कि एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से दो चर युक्त रेखीय समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। हम किसी वस्तु की गति को एक रेखीय ग्राफ की सहायता से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें रेखीय ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता प्रदर्शित करता है, जैसे दूरी या वेग की दूसरी राशि, जैसे समय पर दूरी। समय ग्राफ समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ से भी दर्शाया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को एक अक्ष और y अक्ष पर दर्शाया जाता है। दूरी समय ग्राफ का प्रयोग विभिन्न स्थितियों में किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से चल रही है, विरामावस्था में।
हमें यह पता है कि जब कोई वस्तु समान दूरी को समान समय अंतराल में तय करती है तब इसकी चाल एक समान रहती है। अतः वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी इसके द्वारा ली गई समय के समान अनुपाती होती है। अतः एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने का ग्राफ एक सरल रेखा है, जैसा कि उपरोक्त चित्र में दिखाया गया। ग्राफ का ओ क्यू भाग यह प्रदर्शित करता है कि दूरी एक समान दर से बढ़ रही है। यदि आप y अक्ष पर विस्थापन का परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के समान लेते हैं तो आप एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग पद का उपयोग भी कर सकते हैं। हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए दिए गए दूरी ग्राफ के भाग पी क्यू को ले बिंदु P से x अक्ष के समांतर एक रेखा तथा बिंदु Q से y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचे। ये दोनों रेखाएं बिंदु R पर मिलकर एक त्रिभुज PQR बनाती हैं। अब ग्राफ पर PR समय अंतराल को बताता है जबकि QR दूरी को बताता है। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तु P से Q बिंदु तक जाने में समय में दूरी तय करते हैं। अतः वस्तु की चाल इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है। हम त्वरित गति के लिए भी दूरी समय ग्राफ अंकित कर सकते हैं। यह सारणी एक कार के द्वारा 2s के समय अंतराल में तय की गई दूरियों को दर्शाती है। ध्यान दें कि इस ग्राफ की आकृति पहले दी गए ग्राफ से भिन्न है। यह ग्राफ समय के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। इस प्रकार यहाँ चित्र बी में दिखाया गया ग्राफ असमान चाल को व्यक्त करता है। वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा में गतिमान वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें समय को एक अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर दर्शाया जाता है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो इसमें समय के साथ वेग की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ग्राफ सी यह एक अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगी। इसमें एक कार जो कि 50 किलोमीटर घंटा के पावर -1 के एक समान वेग से गति कर रही है के वेग समय ग्राफ को दर्शाया गया है। एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा। ग्राफ C से T1 और T2 समय के बीचकार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए समय T1 व T2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर लंब खींचे। इसलिए समय में कार द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान लो एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। चालक के साथ बैठा एक व्यक्ति प्रत्येक 10 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक कार का वेग लेता है, जिसे विभिन्न समयों पर ms के पावर -1 व किलोमीटर घंटा के पावर -1 में निम्न सारणी में दर्शाया गया। इस स्थिति में कार की गति के लिए समय वेग ग्राफ में प्रदर्शित किया गया। ग्राफ की प्रकृति यह बताती है कि समान समय अंतराल के दौरान वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है। इस प्रकार प्रत्येक एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा है। कार के द्वारा तय की गई दूरी को हम वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाण को दर्शाता है। यदि कार एक समान वेग से गति करे तो क्षेत्र PQRS द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाया जाएगा। चूंकि कार का वेग त्वरण के कारण परिवर्तित हो रहा है, अतः कार के द्वारा तय की गई दूरी इस वेग समय ग्राफ D में प्रदर्शित क्षेत्र PQRST द्वारा व्यक्त किया जाएगा। क्रियाकलाप 9 एक ट्रेन के 3 विभिन्न स्टेशनों PQ और R पर आगमन और प्रस्थापन करने के समय एवं स्टेशन P से स्टेशन Q व R की दूरी निम्न सारणी में दी गई है। क्रियाकलाप 10 फिरोज और उसकी बहन सोनिया अपनी साइकिल से स्कूल जाते हैं। वे दोनों घर से स्कूल के लिए एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं एवं एक ही मार्ग से जाते हैं। फिर भी दोनों अलग अलग समय पर स्कूल पहुंचते हैं। निम्न सारणी उन दोनों द्वारा अलग अलग समय में तय की गई दूरी दर्शाती है। उन दोनों की गति के लिए एक ही पैमाना लेकर दूरी साफ ग्राफ खींचे तथा व्याख्या करें। एक समान वृत्तीय गति
जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो तब हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है। उसके वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा अथवा दोनों के कारण हो सकता है। क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती परंतु अपनी गति की दिशा को बदल लेती है? किसी बंद मार्ग पर एक वस्तु की गति का उदाहरण लें। चित्र में किसी धावक की दौड़ का एक आयताकार पथ एबीसीडी के अनुदेश दर्शाता है। मानक धावक पथ के सीधे भागों एबीसी, बीसी, सीडी और डीए पर एक समान चाल से दौड़ता है। अपनी गति को बनाए रखने के लिए कोनों पर वह शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है। अतः यह स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसने 4 बार अपनी गति की दिशा बदली होगी। मान लो धावक आयताकार पथ के स्थान पर षटकोणीय पथ ए बी सी डी ई एफ के अनुदिश से दौड़ रहा है। इस स्थिति में धावक को एक चक्कर पूरा करने में 6 बार अपनी दिशा बदलनी होगी। यदि पथ अष्टभुजाकार न होकर सम अष्टभुजाकार पथ ए बी सी डी ई एफ जी एच हो तो क्या होगा? पथ की भुजा की संख्या में वृद्धि के साथ ही धावक को अपने मुड़ने की संख्या में वृद्धि करनी पड़ती है। अगर हम पथ की भुजाओं की संख्या अनिश्चित रूप से बढ़ाएं तो आप पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाता है और पथ का आकार लगभग वृत्त के समान हो जाती है। अगर धावक एक वृत्त पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल उसकी गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक धावक त्वरित गति का एक उदाहरण है। हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। अगर धावक r त्रिज्या वाले वृत्तीय मार्ग का एक चक्कर लगाने में 30 सेकंड का समय लेता है तो उसका वेग भी होगा। जब एक वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। क्रियाकलाप 11। एक धागा ले और उसके एक छोर पर एक छोटे से पत्थर को बांध दें। अब धागे के दूसरे छोर को पकड़कर पत्थर को वृत्तीय पथ पर नियत चाल से घुमाएं। कुछ समय पश्चात पत्थर सहित धागे को छोड़ दें। धागा छोड़ने के बाद पत्थर किस दिशा में जाता है इस क्रिया को बार बार दोहराएं और वृत्तीय पथ के अलग अलग जगहों से पत्थर धागों को छोड़े और देखें कि पत्थर की गति करने की दिशा समान है या नहीं। आप पाएंगे कि पत्थर वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखा सीधी रेखा के अनुदिश गति करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वह उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में वह उस क्षण गति कर रहा है। इससे ज्ञात होता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित हो रही होती है। जब कोई धावक खेल प्रतियोगिता में एक चक्र, डिस्क या गोले को फेंकता है तो वह उसे अपने शरीर को जोर से घुमाकर उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है। एक बार छूटने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में वह छोड़ने के बाद समय गति कर रहा था। वस्तु की एक समान वृत्तीय गति के बहुत से चिरपरिचित उदाहरण है, जैसे पृथ्वी एवं चंद्रमा की गति। पृथ्वी के चारों ओर तरफ वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह किसी वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार किया गया।